हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर आया हूं आपके सामने 10th केमिस्ट्री के लिए अगला वीडियो। 10th केमिस्ट्री जो हमारी चल रही है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इस वीडियो में हम अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे और हमने इंट्रोडक्शन में 2 वीडियोज शूट करके डाल दिए हैं। कौन कौन से थे वो 2 वीडियो? सबसे पहले हमने बात की थी एसिड्स के बारे में, उसके बाद हमने बात की बेस के बारे में, और उसके बाद हमने बात की इंडिकेटर्स के बारे में। यानी कि एसिड हम पढ़ चुके हैं, बेस हम पढ़ चुके हैं और इंडिकेटर्स यानी कि सूचक भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो है अम्ल और क्षार के, या सबसे पहले बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की। किसके बारे में बात करेंगे? रासायनिक गुणों के बारे में। अब इसमें भी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि प्रयोगशाला में कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे पता लगाया जाए प्रयोगशाला में, किसी लेबोरेटरी में, कि ये एसिड है या बेस है। भाई सबसे पहली बात को हमें पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, लेकिन हमें चखना तो है ही नहीं। चखना नहीं है तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है? तो हमने बात की इंडिकेटर्स की। किसकी बात की? इंडिकेटर्स की। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालने जा रहा हूं मैं, कहां पर? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में, क्योंकि हमें प्रयोगशाला में क्या करनी है, इनकी पहचान करनी है, लेबोरेटरी में पहचान करनी है, डिफाइन करना है कि ये एसिड है एंड दिस इज बेस। कैसे पता लगाएं? तो बेटा प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? गंधीय सूचकों का। जो हमारे तीसरे प्रकार के क्या थे, जो सूचक थे, इंडिकेटर्स थे। सबसे पहले कौन से थे? प्राकृतिक सूचक थे। दूसरे हमारे थे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरे थे हमारे गंधीय सूचक। तो तीसरे प्रकार के जो सूचक थे, स्मेल वाले गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचकों के प्रयोग द्वारा किसी लैब में कोई एसिड या बेस का कैसे पता लगाया जाता है? गंधीय सूचकों के द्वारा पता लगाया जाता है। हमने इनके बारे में डिटेल में बात की थी कि गंधीय सूचक क्या हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर क्या आएगा? लौंग का तेल, प्याज का रस और वेनिला का जो एसेंस होता है, वेनिला। ये सारे कौन है? गंधीय सूचकों। ये गंधीय सूचक हैं और इन गंधीय सूचकों का प्रयोग करके किसी टेस्ट ट्यूब में जो क्या भराया जाएगा, जो विलयन लेंगे, इसका ही तो हमें क्या करना है? पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है। तो इसमें क्या डालेंगे हम? सबसे पहले मान लो प्याज का रस डालेंगे। क्या डालेंगे? प्याज का रस। तो क्या होगा? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसमें से अगर स्मेल बहुत तेज आने लग जाए, अगर इसमें से स्मेल बहुत तेज आने लग जाए तो इससे क्या प्रूफ होगा? इससे प्रूफ होगा कि इसमें कौन है? एसिड है। इसमें कौन है? एसिड है। जबकि वेनिला और लौंग का तेल डालने पर कोई जो समान जो गंध होती है वही गंध आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसमें जो हमने टेस्ट ट्यूब में या परख नली में लिया है वो एसिड है। अगर बेस होगा तो क्या होगा? यहाँ पर गंध नहीं आती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की स्मेल अगर नहीं आती है, या तो हम इसमें क्या मिलाएं? वेनिला मिलाएं, या इसमें प्याज का रस मिलाएं, या लौंग का तेल मिलाएं। तो अगर इसमें से स्मेल नहीं आ रही है किसी भी प्रकार की, तो ये कौन है? बेस है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, आपको ये पता नहीं है, तो आप पिछला लेक्चर जाके देखें। क्या करना है? आरके साइंस क्लासेस रोहित मेहता आपको सर्च मारना है यूट्यूब पर, और वहां पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए। डायरेक्ट वीडियोज पर मत जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर मैंने सारी जो प्लेलिस्ट है वो बनाकर डाल रखी है। कौन सी वीडियोज 10th के लिए हैं, कौन से 11th के लिए हैं, कौन से 12th बायो के लिए हैं, कौन से 12th बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए हैं, कौन सी 10th पुरानी है, कौन सी 10th NCERT जो नई है उसके लिए है। तो क्या करना है? प्लेलिस्ट खोलना है। चैनल खोलने के बाद कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट पर। वहां पर सारे वीडियोज लाइन से पड़े हैं। तो लौंग का तेल, प्याज का रस, वेनिला, ये सभी क्या है? ये सभी गंधीय सूचकें हैं, और गंधीय सूचकों के प्रयोग द्वारा हम लैब में पता लगाते हैं कि कौन अम्ल है कौन बेस है। वास्तव में इसका रासायनिक गुण हुआ नहीं वास्तव में। तो अब लेंगे हम वास्तव में अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारों के वास्तव में, तो अब लेंगे रासायनिक गुण। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? अम्ल व क्षारक की। ये मार्कर चल नहीं रहा है। अम्ल व क्षारक की धातु से क्रिया, किससे क्रिया करवाई जाए? पहला हमारा ये गुण ले रहे हैं वास्तव में। तो अब स्टार्ट होते हैं कि रासायनिक गुण क्या है। तो देखो, सबसे पहले किससे अभी क्रिया करवाएंगे? अम्ल और क्षारक की धातु से क्रिया करवाई जाए। किससे करवाई जाए? धातु से, मेटल्स से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अम्ल और क्षार की मैं सबसे पहले ले रहा हूं, अम्ल की क्रिया किससे करवाएं? धातु से। सबसे पहले अम्ल की क्रिया किससे करवाएं? धातु से। और दूसरे साइड में कौन सा लूंगा? क्षारक की क्रिया
या क्षार की क्रिया धातु से। अब दोस्तों एक चीज याद रखना कि क्षारक और क्षारक में अंतर क्या है। क्षारक जो जल में घुला हो क्षार कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्षारक क्या है और क्षार क्या है। पर क्षारक को हम बेस कहते हैं, ध्यान देना, किसको? क्षारक को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जबकि जो क्षार है उसको एल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कली। ठीक है, तो क्षारक क्या है? वास्तव में बेस है। हम पढ़ते ही गलत आ रहे हैं। वास्तव में हम क्या होता है, एसिड, बेस और साल्ट, हम क्या पढ़ते हैं इसको? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अब देखा जाए तो ये वैसे तो असली में तो गलत है, लेकिन फिर भी हम सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षारक है उसको तो बेस कहा जाता है। अगर क्षारक को जल में घोल दिया जाए, यानी कि उसकी फॉर्म कौन सी आ जाए? एक्वस फॉर्म आ जाए, तो उसको हम एल्कली, क्षार कहेंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार से क्रिया करवाई जाए, किससे? अम्ल और क्षार से। किसकी क्रिया? धातु की क्रिया। तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये मैंने अम्ल लिया, अम्ल की क्रिया मैं किससे करवाऊं? धातु से। अम्ल की क्रिया मैं किससे करवाऊं? धातु से। तो क्या होता है, यहां पर लवण बनता है प्लस एक गैस निकलती है जो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। याद रखना है कि अगर किसी अम्ल की क्रिया धातु से करवा दी जाए, अगर किसी अम्ल की क्रिया धातु से करवा दी जाए तो पहली चीज तो सॉल्ट बनेगा। वहां पर क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, प्लस यहां पर एक गैस मुक्त होगी। यहां पर क्या होगा? एक गैस मुक्त होगी जिसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। क्या? कि अम्ल और धातु की क्रिया करवा दी जाए, यानी कि कोई विलयन लिया या फिर हमने टेस्ट ट्यूब ली, परख ली, इसमें हमने क्या किया, कोई क्या भर दिया? सबसे पहले एसिड, और उसमें मैं धातु के टुकड़े डाल रहा हूं। जैसे कि मैंने मान लो क्या भर दिया, बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूं, H2SO4, यानी कि परख नली में मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अम्ल के रूप में क्या ले लिया? H2SO4, प्लस मैंने धातु ले ली जिंक। क्या ले ली? जिंक धातु। ग्रीन कलर है, दिख रहा है। खैर, अब ये देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले मैंने लिख दिया H2 गैस। क्या लिख दिया? H2 गैस, और एरो का चिन्ह लगाया है मैंने ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि ये यहां से रिलीज होगी, मुक्त हो जाएगी। तो देखो हाइड्रोजन गैस निकली, यानी कि ये हाइड्रोजन कहां से गई होगी? यहां से गई होगी भाई। इट इज क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा हमारे पास? जिंक सल्फेट। तो ये ZnSO4, ये हो गई हमारे पास कोई भी रिएक्शन। क्या कहा कि जब भी अम्ल और धातु की क्रिया करवाई जाएगी, जब भी अम्ल की क्रिया धातु से होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और लवण बनेगा। क्या बनेगा? एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस। ये दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसको क्लियर कर लो भाई। ठीक है, किसी भी धातु की क्रिया किससे करवाएं? अम्ल से। तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से जब मैं क्षार की क्रिया किससे करवाऊं? धातु से। यहां पर तो हमने धातु से किसकी क्रिया करवाई? अम्ल से। और अब करवाएंगे धातु की क्रिया क्षार से। यहां पर अम्ल धातु, यहां पर क्षार धातु। तो इसकी भी क्रिया अगर करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तो दोनों ही सेम हो गए, दोनों ही क्या हो गए? सेम हो गए। चाहे तो धातु से अम्ल की क्रिया करवा दो और चाहो तो क्षार की धातु से क्रिया करवा दो। क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको। क्या बनेगा? अम्ल की क्रिया चाहे तो धातु से करवा दो, या फिर धातु की से किसकी क्रिया करवा दो? क्षार से। या अम्ल की क्षार से, सॉरी उल्टा बोल गया, धातु से करवा दो अम्ल की, या धातु से करवा दो क्षार की। क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो धातु मैंने यहां पर भी कौन ले ली? जिंक ले ली। धातु यहां पर भी मैंने कौन ले ली? जिंक ले ली। और मैं यहां पर क्षार के रूप में क्या ले रहा हूं? एक प्रबल क्षार जिसका नाम क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। अब देखो सबसे पहले मैंने निकाल दी यहां पर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये तो निकलनी है। चलिए, अब हाइड्रोजन गैस कहां से निकली होगी? हाइड्रोजन गैस यहां से निकली होगी। कहां से निकली होगी? यहां से। लेकिन सर हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? एक एटम है। कितना एटम है? एक। और यहां पर कितने निकलने हैं? 2। तो फिक्स है। तो यहां पर क्या करने पड़ेगा? हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब देखिए क्या बचा। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 2 जो निकल चुके हैं। अब क्या बचा? एक तो जिंक बचा
और दो दो किसके एटम बचे हैं, दो सोडियम के और दो किसके बचे हैं, ऑक्सीजन के। समझ में आ गई होगी बात। दो किसके बचे हैं, सोडियम के बचे हैं और दो ही हमारे पास किसके बचे हैं, ऑक्सीजन के बचे हैं। तो ये क्या बनाएंगे, Na2ZnO2, Na2ZnO2, Na2ZnO2। ये क्या है, ये है सोडियम जिंकेट। इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट। कैसे बना, दो एटम किसके, सोडियम के, एक एटम किसका, जिंक का, और दो एटम किसके हो गए, ऑक्सीजन के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो एक लाइन और लिखनी है हमें कि सभी जो धातुएं हैं, सभी धातुएं क्षार से क्रिया करके क्या नहीं देती, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। हाइड्रोजन गैस यहां पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, नहीं देती है। ये क्रिया तो होगी ही होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी क्षार और सभी धातुएं क्रिया कर पाए। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर धातु मैंने सेम ली है, जिंक, यहां पर H2SO4 लेना था, यहां पर क्या लेना था, NaOH, KOH ले सकते थे हम, क्या ले सकते थे, सोडियम जिंकेट की जगह क्या बन जाता, फिर पोटेशियम जिंकेट बन जाता अगर KOH लेते, वो भी क्या था, प्रबल बेस था। तो यहां पर क्या लिया, जिंक लिया, यहां पर अम्ल लिया, यहां पर क्षार लिया, क्या बना, सोडियम जिंकेट। यानी कि ये भी क्या है, एक लवण है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो धातु के साथ किसी की भी क्रिया करवा दो, धातु पर अम्ल पटक दो या क्षार पटक दो, हाइड्रोजन गैस बननी है। क्या बननी है, हाइड्रोजन गैस। इस चीज को क्लियर कर लेना। अब देखिए इसकी क्रिया का हमारी बुक में एक चित्र दिया हुआ है, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हो गया, चलिए अब यहां पर क्या है, इसका मैं चित्र बना देता हूं, इसको हटा दूं ना। यहां पर क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, क्या लेनी है, एक परख नली। और ये परख नली लेने के बाद इसमें मैंने एक कॉर्क का टुकड़ा फंसा दिया है। क्या फंसा दिया है, कॉर्क का टुकड़ा। लेकिन कॉर्क के टुकड़े में से मैंने एक हॉल करके क्या डाल रखी है, यहाँ पर एक कांच की नली डाली हुई है। और इस कांच की नली को मैंने दूसरी साइड कहाँ लेकर गया हूँ, इसको मैं लेकर गया हूँ एक ऐसे पात्र में, एक ऐसे पात्र में जिसमें साबुन का विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है दोस्तों, साबुन का विलयन। क्या भरा है, साबुन का विलयन, यानी कि पानी में मैंने साबुन को घोल रखा है। चलिए इस परख नली को मैंने कहाँ कसा हुआ है, इस परख नली को मैंने कसा हुआ है किसी स्टैंड पर। इस परख नली को कहाँ कसा हुआ है, मैंने किसी स्टैंड पर कसा हुआ है। और ये स्टैंड बना दिया है, ये इसके पैर होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कसा हुआ है, मतलब इधर को घुमाएंगे तो ये कसता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंड है, ये परख नली है। अब देखिए परख नली में हमने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है, इसमें दो चीजें लेनी है, एक तो अम्ल और एक धातु। यहाँ पर अम्ल कौन सा प्रयुक्त होगा, H2SO4, जो कि अभी हमने रिएक्शन करवाई थी। और यहाँ पर कुछ धातु के टुकड़े भी डाले जाएंगे, तभी तो रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये मैंने कुछ धातु के टुकड़े रखे हैं, और धातु कौन सी है, जिंक। धातु कौन सी है, जिंक। यानी कि रिएक्शन में अगर लिखूं नीचे दिखाई देगा, हाँ, जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाई जाए तो एक तो लवण बनता है, प्लस क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। जब ये हटेगा तो क्या बचेगा, जिंक सल्फेट। यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। अब यहाँ से देखिए जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से रिलीज होना शुरू होगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो बनी है वो इस नली से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, साबुन के विलयन में। कहाँ पहुँचेगी, साबुन के विलयन में। जैसे यहाँ से मैं इसको टेस्ट ट्यूब मानूं तो यहाँ से मैंने एक कांच की नली कहाँ डाली हुई है, साबुन के विलयन में। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, साबुन का विलयन। और ये क्या है, हमारा स्टैंड है। ये क्या है, हमारा स्टैंड है। अब जैसे ही मैं इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करता हूँ तो यहाँ से क्या होता है, कुछ बुलबुले बाहर निकलते हैं, कुछ गैस से भरे हुए बुलबुले बाहर निकलते हैं। क्या होता है, गैस से भरे हुए बुलबुले कहाँ निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस से ही युक्त हैं या इसमें हाइड्रोजन गैस ही बनी है, इस बात का पता लगाने के लिए मैं इस पर क्या लेके जाता हूँ, जलती हुई तीली
या जलती हुई मोमबत्ती इसके पास में लेकर जाता हूं तो क्या होता है यहां पर ऐसे ब्लास्ट होता है, मतलब ब्लास्ट छोटा मोटा फट फट की ध्वनि के साथ। कैसी ध्वनि? फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन से भरे बुलबुले, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन से भरे बुलबुले जलते हैं। यानी कि जो बुलबुले निकले हैं उनमें कौन सी गैस भर रही है? हाइड्रोजन। और जैसे ही मैं इसके पास क्या ले जाता हूं? जलती हुई तीली या जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाता हूं, तो जो बुलबुले बाहर आते हैं वो फट 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 की आवाज के साथ जलते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, इसके लिए हमारी बुक में एक नाम दिया हुआ है जिसे कहते हैं पॉप टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? पॉप टेस्ट। क्योंकि फट फट को कहते हैं पॉप की आवाज, जो फट फट की ध्वनि आती है ना, इसको कहते हैं पॉप की आवाज, पॉप साउंड। तो इसको क्या कह दिया? पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पॉप टेस्ट किस गैस की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। पॉप टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? अगर वहां से हमें हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति का अनुमान लग रहा है कि यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम क्या टेस्ट करेंगे? पॉप टेस्ट करेंगे। पॉप टेस्ट मतलब फटफट की ध्वनि के साथ अगर जल रही है तो पॉप टेस्ट है, यानी कि यहाँ पर जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन है। तो ये चित्र हमारी बुक में दिया हुआ है, इसको बनाना है आपको। तो मैंने किसके बारे में बात की अभी? धातु से क्रिया करवा दी सबसे पहले, तो अम्ल की भी और क्षार की भी। किससे करवा दे? धातु के साथ। तो क्या होगा? लवण बनेगा दोनों में, दोनों साइड क्या बना? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। खत्म बात। स्क्रीनशॉट ले लें, इस चित्र को बनाना है, बढ़िया याद करना है, आज के टेस्ट में ये लेक्चर आएगा। इसके बाद मैं दूसरा रिएक्शन लेता हूं, दूसरी क्रिया लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लें, छापना है। चलिए, तो धातु से या तो अम्ल की करा दो या क्षार की करा दो, दोनों ही क्रियाओं में क्या होगा? अम्ल से या धातु से क्रिया करने के बाद दो चीजें बनेगी। एक तो जो गैस बनेगी वो होगा हाइड्रोजन गैस, और दूसरी चीज क्या बनेगी हमारे पास? जो होगी साल्ट, लवण। तीसरा है हमारे पास, तीसरी हेडिंग है, रेड मार्कर का यूज करेंगे। धातु कार्बोनेट किससे क्रिया करवाई जाए? अम्ल क्षार की, या तो धातु के कार्बोनेट व धातु के बाइकार्बोनेट। धातु के कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट, या फिर धातु के बाइकार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। धातु का कार्बोनेट, ठीक है, और दूसरी क्या चीज किससे करानी है? धातु के बाइकार्बोनेट से। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से। अब कार्बोनेट क्या है? जैसे कि तुमने एग्जांपल देखे होंगे भाई सभी बच्चों ने, Na2CO3, Na2CO3, ये क्या है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम का ही अगर मैं बाइकार्बोनेट बनाऊं तो क्या बनेगा? सोडियम, ये हो गया बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3-2, CO3-2 कार्बोनेट। तो इसके साथ जो भी चीज लगेगी उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, अगर उसकी संयोजकता 1 है तो। जैसे कि सोडियम की 1 संयोजकता होती है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 2, तो सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता? पोटेशियम कार्बोनेट। और अगर मैं बात करूँ बाइकार्बोनेट तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट की संयोजकता कितनी हो जाएगी? -1। तो अब क्या करने पड़ेगा? जो भी यहाँ चीज आएगी वो सिंगल होगा। जैसे कि सोडियम की बात कर लो, या फिर सोडियम की जगह में क्या लगा सकता हूँ? पोटेशियम लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार से सूत्र बनते हैं जो कि कक्षा 9th में सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाऊं किसकी? अम्ल की और क्षार की, तो क्या होगा? तो सेम टाइप से हम 2 चीजें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया मैं किससे करवाऊंगा? अम्ल से। किससे करवाऊंगा? अम्ल से। और इधर करवाऊंगा क्षार से। इधर किससे करवाएं? क्षार से। तो क्षार से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया होती ही नहीं है, बहुत सिंपल, याद हो गया सर।
क्षारों की क्रिया चाहे तो धातु के कार्बोनेट से करवा दो या क्षार की क्रिया धातु के बाइकार्बोनेट से करवा दो, या तो क्षार की क्रिया धातु के कार्बोनेट से करवा दो या फिर धातु के बाइकार्बोनेट से करवा दो, क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी ही नहीं। तो यानी कि कोई भी क्षार हो, इसको इससे मिला दो या इसको इससे मिला दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। अब तुम जहां तक मुझे ध्यान है पहचान जाओगे कौन कार्बोनेट है और कौन बाइकार्बोनेट है। कार्बोनेट है तो CO3 मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है ये? कार्बोनेट है। अब क्योंकि अब यहाँ पर 1 2 क्यों नहीं लगा के, बट इसकी कितनी होती है 2 और इसकी भी कितनी होती है 2, तो 2 से 2 मार के यहाँ पर, तो क्या बना? CaCO3 बनेगा ना। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे लगता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या नजर आएगा? कार्बोनेट में CO3 मिलेगा तुम्हें और बाइकार्बोनेट में क्या नजर आएगा? HCO3। पहचान जाओगे कौन कार्बोनेट है और कौन बाइकार्बोनेट है। और क्षार को तो तुम वैसे ही जानते हो, OH मिलेगा पीछे, है ना। ऑल एल्कोहल समूह की बात नहीं करूंगा मैं, अभी हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं केवल, ठीक है। तो क्षार से क्रिया करवा दो किसकी? धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मैं अम्ल से क्रिया करवाता हूं, किस किस की? 2 चीजों की क्रिया करवानी है, एक तो धातु के कार्बोनेट की और दूसरा धातु के बाइकार्बोनेट की। सबसे पहले मैं किससे करवाता हूं? धातु के कार्बोनेट से। पहली क्रिया किससे करवाता हूं? धातु के कार्बोनेट से। तो मैं लिखूंगा अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। क्या लिखा? अम्ल प्लस धातु का कार्बोनेट, क्या बनेगा? वही पहली चीज तो सेम होगी, लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। साथ में CO2 प्लस H2O। वहां पर क्या था? वहां पर था लवण प्लस H2, यहां पर क्या है? लवण प्लस H2O प्लस CO2। दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली रिएक्शन डायरेक्ट याद करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। सबसे पहले धातु के कार्बोनेट से रिएक्शन की हम एक समीकरण ले लेते हैं, करवा के देख लेते हैं। एग्जाम्पल, यहां पर मैं ले रहा हूं HCl अम्ल को, पहले हमने H2SO4 ले लिया, अब मैं क्या ले रहा हूं? HCl। क्या ले लिया? HCl। धातु का कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट मैंने ले लिया, यहां पर क्या है? Na2CO3। कौन है ये? सोडियम कार्बोनेट है। ये कौन है? सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने यहां लिख दिया CO2 प्लस H2O। क्या लिख दिया? CO2 प्लस H2। ये तो बननी ही है। अब लवण बनाना है हमें, तो लवण क्या बनेगा? देखो यहां पर क्या बनेगा? Na2 यहां पर बच रहा है और Cl यहां पर बच रहा है। अरे नहीं गए ना दोनों इधर, Na2 भी नहीं निकला और Cl भी नहीं निकला, तो लवण कौन बच रहा होगा? जरूर NaCl बच रहा होगा। सही है। ऐसे रिएक्शंस को पता कर सकते हो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ठीक है। और वैसे तो रट्टा मारती है, वहां इसकी क्रिया से करवाओ, ये बनता है, फलाना ढिकाना जो भी है। तो ये CO2 प्लस H2 तो बनना ही था। अब बचा कौन? Na2 बचा और Cl बचा, तो ये हमने क्या कर दिया? उसको भी लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहां पर ये चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑक्सीजन को ले लो, मान लो 3 और इधर भी कितने हैं? 3, यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन के बाद मैंने ले लिया कार्बन, तो इधर कितना है? 1 है और उधर भी कितना है? 1 है, यानी कि कार्बन भी बैलेंस है। फिर मैंने ले लिया सोडियम, इधर 2 है लेकिन इधर 1 है। इधर कितने हैं? 2 हैं लेकिन इधर कितना है? 1 है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? यहां पर 2 से गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा। तो इधर सोडियम कितने हो गए? 2 और इधर भी कितने हो गए? सोडियम 2, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही इसको गुणा किया तो यहां पर क्या हुआ? Cl भी कितने हो गए? 2। तो यहां पर भी अब किससे गुणा करने पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर सोडियम कितने? 2, यहां पर भी सोडियम 2, यहां पर क्लोरीन कितने हो गए? 2, यहां पर भी क्लोरीन हो गए 2। लेकिन अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए? यहां पर 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 2। तो इस प्रकार से हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर दिए। तो बैलेंस अगर नहीं आता है करना, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, सर्च कीजिए RK साइंस क्लासेस रोहित मेहता, किसी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाए। तो देखिए अब हम देख सकते हैं क्या बैलेंस हुई है। तो यहाँ पर देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, और हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। कितने हो गए? हाइड्रोजन के 2। इसी प्रकार से क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी क्लोरीन के कितने हो गए? 2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस है।
सोडियम की बात करूं तो यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ पर भी कितने हो गए 2 हो चुके हैं। कार्बन की बात करूं 1, कार्बन 1, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3, तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, यानी कि ये समीकरण अब क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम बैलेंस भी कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा करते हैं, तो विधि का नाम आता है हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल विधि को हिट एंड ट्रायल क्यों कहा, क्योंकि इसमें सबसे छोटे पूर्णांकों का यूज किया जाता है। अगर मैं इनका दुगना 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 कर दूं, जैसे यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 2, 2, तो भी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, सबसे छोटे पूर्णांक लिए हैं, इसको इसलिए क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल, यानी सबसे छोटे पूर्णांकों का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी पहली धातु कार्बोनेट से। तो ये थी हमारी सबसे पहली क्रिया जिसमें हमने बात की है अम्ल की क्रिया किससे करवाई जाए, धातु कार्बोनेट से। क्या बनेगा, लवण प्लस CO2 प्लस जल, लवण CO2 और जल। अब हम बात करेंगे धातु कार्बोनेट के बाद धातु के बाइकार्बोनेट से इसकी रिएक्शन करवाई जाए। किससे रिएक्शन करवाई जाए, धातु के बाइकार्बोनेट से। किसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया। तो अम्ल प्लस क्या लिखेंगे, धातु मेटल का कोई बाइकार्बोनेट, क्या लिखेंगे दोस्तों, अम्ल की क्रिया किससे करवाई जाए, धातु के बाइकार्बोनेट से। धातु कार्बोनेट से हम करवा चुके हैं, अब किससे करवानी है, धातु के बाइकार्बोनेट से। तो सेम चीज यहां पर भी वही होने वाली है। क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा। तो सर एक बात हमें यहां से दिखाई दे रही है, क्या कि क्षार कोई सा भी हो, क्षार कोई सा भी हो, बेस की क्रिया करवा दो धातु के, चाहे तो कार्बोनेट से करवा दो, चाहे धातु के बाइकार्बोनेट से करवा दो, रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे तो क्षार की क्रिया धातु के कार्बोनेट से करवा दो या बाइकार्बोनेट से करवा दो, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर अम्ल की क्रिया धातु के या तो कार्बोनेट से करवाओ या धातु के बाइकार्बोनेट से करवाओ, लवण बनेगा, CO2 बनेगी और जल भी बनेगा। लवण, CO2, जल, 3 चीजें बनी। और अगर धातु और अम्ल की क्रिया, धातु और अम्ल और धातु और क्षार की क्रिया करवाई जाए तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। एक बार अभी क्विक रिवीजन करवा दूंगा तुरंत। चलो इसी प्रकार हम इसमें भी रिएक्शन लेते हैं। तो ये लिया मैंने, ग्रीन मार्कर के यूज करना है रिएक्शन के लिए, एग्जाम्पल लिया, HCl ले लिया फिर से। अब क्या लेना है, अब ये थोड़ी लेंगे भाई, ये तो कौन है, कार्बोनेट था। अब क्या लेना है, धातु का बाइकार्बोनेट, और मैंने यहाँ पर बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है। क्या लेंगे, सोडियम का बाइकार्बोनेट लिया। क्या लिया, दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया। सोडियम का बाइकार्बोनेट। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता है सर CO2 और H2O बनेगा। क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। अब लवण, तो बेटा CO2 कहां से निकली होगी, ऑफ कोर्स यहां से निकली होगी, इसको हटा दूंगा मैं। CO2 कहां से निकली होगी, ऑफ कोर्स यहां से निकली होगी भाई। इसी प्रकार से H2O में एक H ये वाली गई होगी और एक H ये वाली गई होगी। सही कह रहा हूं ना भाई, ये H यहां से गई है एक और एक यहां से गई है। तो सर बचा कौन, लवण बनाना है हमें। तो बेटा ये दिख रहा है हमें Na और ये दिख गया हमें Cl। इन दोनों का अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl, और ये यहां पर प्लस लगना ही है, लगेगा ना भाई। अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, बैलेंस भी हम कर सकते हैं। कर लोगे इसको बैलेंस, मैं नहीं कर रहा इसका, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कैसे इसको बैलेंस करना है। कैसे करते हैं, इस साइड के जो परमाणु हैं और इस साइड के परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर आनी चाहिए। अगर बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना, 1, और इधर कितना, 1। इस साइड एरो के निशान के इस साइड, तीर के चिन्ह के इस साइड कितने हैं, हाइड्रोजन 1 और 1 2, और एरो के इस साइड 2 हो चुके हैं, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। क्लोरीन की बात करता हूं तो इधर भी है 1 और इधर भी है 1, तो यानी कि ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हो गए। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, यानी कि सोडियम भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कर चुके हैं, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 एंड 1 3, मतलब ये समीकरण तो पहले से ही बैलेंस है। अगर नहीं होती तो हम बैलेंस कर देते। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या बात की, अभी तक हमने 3 चीजें देखी है। एक तो लैब में कैसे पता लगाएं कि कोई अम्ल है या कोई क्षार है, कैसे पता लगाया जाता है, गंधीय सूचक के द्वारा। फिर हमने बात की अम्ल और धातु की क्रिया किससे करवाई जाए, अम्ल और क्षार की क्रिया किससे करवाई जाए, धातु से। अम्ल और क्षार की क्रिया धातु से करवाई जाए तो क्या बनती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस।
क्या बनते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसी प्रकार से हमने तीसरा लिया है, अम्ल और क्षार की क्रिया करवाई जाए किससे, धातु के कार्बोनेट से और धातु के बाइकार्बोनेट से। तो क्षार की क्रिया पहले याद कर लो, होती ही नहीं है, तो समस्या खत्म। अब बचते हैं हमारे पास अम्ल की क्रिया किससे, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट। दोनों ही क्या बनाते हैं, लवण प्लस CO2 प्लस जल। डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, और बैलेंस तुम्हें करना आता है। तो यहां पर हमारी जो 3 टॉपिक्स इसमें हेडिंग थी प्रयोगशाला में, दूसरा धातु से और तीसरा धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से, वो यहां पर होते हैं कंप्लीट। एक बार मैं शॉर्ट लिख देता हूं क्या बात की है हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलो अब यहां पर एक टेस्ट है, जैसे कि हमने बात की ना पॉप टेस्ट, वैसे ही यहां पर भी क्या है, एक टेस्ट है, उस टेस्ट की भी बात कर ही लेते हैं। इस टेस्ट का नाम क्या है, चूने के पानी का टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या है, चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट, और ये काम आता है दोस्तों CO2 के लिए। जैसे कि जो पॉप टेस्ट है, अभी हमने पढ़ा था ना भाई थोड़ी देर पहले, जो पॉप टेस्ट है वो काम आता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। उसी प्रकार से CO2 के लिए कौन सा टेस्ट काम आता है, तो उसका नाम है चूने के पानी का टेस्ट। यानी कि चूने के पानी को प्रवाहित करना है, कहां पर वो बात करते हैं। देखिए मैंने मान लो यहां पर लिया कोई, इसमें CaCO3, इस परख नली में क्या ले लिया, CaCO3 ले लिया। या फिर हमने अभी जो रिएक्शन करवाई उसकी बात कर लेते हैं, किसकी करवाई थी हमने रिएक्शन, इसमें मैंने ले लिया जो एसिड है वो ले लिया HCl, और इसमें जो मैंने क्या रखी है, धातु का कार्बोनेट जो रखा है, धातु का कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों की क्रिया करवाई जाए तो यहां से जो गैस बनेगी, वही कॉर्क लगाना है, और कॉर्क में से क्या डालनी है, एक नली डालनी है, और इसको मुझे दूसरी परख नली में प्रवाहित करनी है। यहां पर भी मान लो मैं कॉर्क लगा दूं, इसमें प्रवाहित करनी है इस मुझे गैस को, यहां तक डुबो दिया मैंने इसको, या फिर यहां तक भर देते हैं इसमें विलयन। अब देखो कैसे पता लगाएं, तो दोस्तों यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट और HCl है, इसकी क्रिया द्वारा क्या बना था, अभी याद किया है हमने, जब भी धातु के कार्बोनेट की क्रिया किससे करवाएं, अम्ल से, क्या बनता है, एक तो लवण बनता है प्लस CO2 प्लस जल। तो CO2 जो गैस है वो यहां से निकलेगी और कहां पहुंचेगी, यहां पर, और इस विलयन में मैंने लिया है चूने का पानी। क्या लिया है, चूने का पानी। कौन आ रही है यहां पर, इसमें आ रही है CO2। तो रिएक्शन क्या बनेगी, CaOH2 प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे हो रही है, यहां पर CO2 से। तो क्या बनता है, CaCO3, क्या बनता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना। मैं नाम लिख देता हूं एक बार दोनों की, तीनों की। ये तो सब जानते हैं कि कैल्शियम, ये हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑफ कोर्स बैलेंस दिखाई नहीं दे रही होगी, है क्या बैलेंस, देख लेना, कर लेना, अगर हो जाए तो, नहीं होगी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या हुआ, ये जो CO2 बनी है इस रिएक्शन में, इसको अगर इस चूने के पानी में, ये क्या है, चूने का पानी है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, चूने का पानी, इसमें प्रवाहित किया जाता है, तो ये पानी क्या होता है बेटा, दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दूधिया। ध्यान से सुनना आप बात को, कैसा हो जाएगा ये दूधिया। अगर दूधिया हो गया पानी, चूने का पानी कैसा हो गया, दूधिया, तो हम समझ जाएंगे कि दूधिया होने के यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर CO2 गैस जरूर बनी है। क्योंकि बेटा अगर इसकी क्रिया CO2 से ना करवाएं तो CaCO3 बनेगा क्या बात, नहीं बनेगा ना भाई। CaCO3 कैसे बनेगा, हटा दो, कैसे बन रहा है, नहीं बनेगा। तो जब इसमें केवल और केवल CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रवाहित होगी, तभी जाकर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम देखो 11th केमिस्ट्री में जब तुम लैब में घुसोगे तो ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करने हैं, और 11th में अगर नहीं करोगे ना तो 12th में तो करने ही है, 12th में तो करने ही होंगे। और हो सकता है या तो आपके टीचर सिखाएंगे, सही है, मैं तो बायो के करवाता हूँ, तो जो टीचर होंगे वो तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है टीचर अगर ना सिखाए और एग्जामिनर के सामने तुम्हें करना पड़ जाए तो समस्या हो जाएगी। वो कहेगा बेटा, अगर वाइवा भी होता है भाई,
वाइवा होता है, वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है बता बेटा अगर किसी परख नली से CO2 गैस निकल रही है तो कैसे सिद्ध करेगा तू कि वो CO2 है। क्या करेंगे हम, चूने का पानी का टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, चूने के पानी का टेस्ट। अगर वो दूधिया हो गया तो हम कह देंगे सर वहां पर क्या है, CO2 गैस निकली है। अगर फटफट की ध्वनि के साथ यानी कि पॉप टेस्ट करवाएंगे तो वहां पर क्या ले जाएंगे जलती हुई, या तो तीली ले जाएंगे माचिस की या फिर क्या ले जाएंगे मोमबत्ती, तो वो फटफट की ध्वनि के साथ जलेगा। इससे सिद्ध हो जाएगा वहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इसका एक और टेस्ट होता है, मान लो मैं इसको यहां से निकालूं और ये परख नली में मैंने नहीं डाली और जलती हुई तीली लग गया, तो ये तीली अब बुझ जाएगी। ध्यान देना, फटफट की ध्वनि के साथ जले तो हाइड्रोजन है और अगर बुझ गई तो CO2 है। क्या है, CO2। यानी कि CO2 क्या करती है, आग को बुझाने के काम आती है और CO2 आग को बुझाने के लिए काम आती है। इसलिए CO2 का यूज अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसमें किया जाता है अग्निशामक यंत्र, जो हमारे स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे, रखे रहते हैं होटल्स वगैरह में। अब एक और चीज यहां पर याद रखनी है जो हमारी बुक में दी हुई है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रोवाइड की, सब क्या बना, CaCO3, वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, समीकरण है। लेकिन अब क्या बनना है इसके साथ, क्या एक और चीज क्या बनती है भाई, जल तो बनना ही है। क्या बनता है, जल। अब इस CO2 को या इस CO2 को जब यहां पर प्रवाहित हो रही है तो क्या बना था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। लेकिन कंटिन्यू हम और भी CO2 को प्रवाहित करते जा रहे हैं और CO2 बनती जा रही है और हम उसको इसमें डालते जा रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहां पर होता है एक जादू। क्या होता है, जादू। क्या है वो जादू, चित्र बना लेना। क्या है वो जादू, यहां पर लिखता हूं मैं, इसको हटा दूं, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसमें क्या बन रहा है, CaOH2। क्या जादू होता है सर, CaCO3 प्लस H2O, ये हमारे पास ऑलरेडी इस परख नली में बन चुके हैं। प्लस हमने क्या लिखा, CO2। क्यों लिखा, क्योंकि और CO2 हम प्रवाहित करते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए वन मॉलिक्यूल इसका या फिर वन मूल ले लो, एक मूल इसका, एक मूल इसका, एक मूल ये बना, एक मूल ये बना। लेकिन जैसे ही एक एक मूल बनने के बाद हम CO2 को और ला रहे हैं, और भी मूल आ रहे हैं किसके, CO2 के, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी CaCO3 बन चुका है, H2O भी हमारे पास बन चुका है, लेकिन CO2 और बनती हुई आ रही है, और आ रही है, और आ रही है, तो और CO2 आ रही है। तो क्या होगा, तो बेटा यहां पर जो कैल्शियम का कार्बोनेट है अब वो बनाता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। क्या बना देता है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, और ये बन गया कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। कैसे बना सूत्र, कार्बोनेट -2, लेकिन बाइकार्बोनेट -1, तो -1 किसके साथ लगेगा, कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम की संयोजकता +2, तो 2 किसके साथ लगेगा, बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसका नाम लिख देता हूं, जगह है, यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ये क्या है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, और ये जल में विलयशील होता है या घुलनशील होता है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है दोस्तों, जल में घुलनशील। अब जब ये जल में घुल जाएगा तो हमें दूध या पानी नजर नहीं आएगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं, मैं समझ गए होंगे। सबसे पहले जब इस CO2 गैस जो बन रही है, यानी कि इन दोनों की क्रिया करवाई, किन दोनों की, जब अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट से करवाई तो क्या बनी, CO2 गैस बनी। और इस CO2 गैस को अगर चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। लेकिन और ज्यादा CO2 हम उस चूने के पानी में डालते जा रहे हैं, तो जो दूधिया हुआ था अब वापस से कलर उसका गायब हो जाएगा। तो हो गया ना जादू। क्यों हुआ, क्योंकि वो जो क्या बना था, कैल्शियम जो हमारे पास कार्बोनेट बना था कैल्शियम का, वो और ज्यादा CO2 प्रवाहित करने के कारण किसमें कन्वर्ट हो गया, वो हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और ये पानी में घुल जाता है या चूने के पानी में घुल जाता है, इसलिए इसका कलर भी गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर बहुत बढ़िया है और टाइम भी बहुत हो गया है, तो इसको देते हैं यहीं पर विराम। अब मैं शूट करूंगा 12th के लिए, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, टेस्ट देते रहिए, और आज का जो पूरा लेक्चर है वो भी टेस्ट में आने वाला है, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। और 10th और 12th की तो एग्जाम गई बात नहीं होंगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, नई 10th पढ़ रहे हैं, नई 12th पढ़ रहे हैं, तो उनके एग्जाम तो होने हैं अगले साल, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, है ना। विराम बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अब देखो भाई हमारे कितने चैप्टर हो चले हैं,
दूसरा चैप्टर चल रहा है, यानी दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और मेंडल वाला चैप्टर भी हम 12th के साथ पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे लेवल पर तुम्हें मेंडल वाले चैप्टर की नॉलेज हो चुकी है। तो ये 3 चैप्टर हो चुके हैं बेटा तुम्हारे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना 10th वाले, उनके 3 चैप्टर होने वाले हैं। और 3 चैप्टर होने का मतलब है स्कूल का 1 महीना। मतलब स्कूल में जितने भी बच्चे, मान लो हमारी क्लास में 25-30 बच्चे या 50 बच्चे होंगे, उनमें से जो अभी पढ़ाई कर रहा है वो 3 चैप्टर आगे होंगे, मतलब 1 महीना आगे हो चुके होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहिए। घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी स्कूल खुले नहीं है। जब तक नहीं खुलेंगे तब तक पता नहीं 4, 5, 6 कितने चैप्टर हो जाएं, तो वो फायदा किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा। और जब स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिविजन। क्या होगा? तुम्हारा रिविजन। ऑलरेडी ये चीज़ तुम्हें याद होगी। तो जय हिंद, जय भारत।